अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव से सफ़र शुरू हुआ। नैनीताल के अलग अलग शहरों में पढ़ाई की। स्वभाव थोड़ा शर्मीला, थोड़ा चंचल। पिताजी मिस्टर एच.सी. जोशी बायोलॉजी के टीचर थे और नियम कानून के बिल्कुल पक्के। लेकिन इनको कुछ और पसंद था, बायो से हटकर, या कहें कुछ अपने जैसा। इन्होंने चूज़ किया फिजिक्स को। 1993 में MBPG से BSc की और उसके बाद DSB नैनीताल से MSc। पढ़ाई में हमेशा अव्वल। उसके बाद जिस स्कूल में उनके पिताजी पढ़ाते थे, यानी कि HN इंटर कॉलेज, और जिस स्कूल से उन्होंने खुद भी पढ़ा था, वहीं पढ़ाने लगे। बच्चों को पढ़ाने का इनका अनुभव यादगार रहा, लेकिन इरादा और आगे बढ़कर रक्षा अनुसंधान कार्य करने का था। 1997 में DRDO प्रायोजित MTech में दाखिला लिया। 1999 में DRDO की एक लैब जो स्नो एंड एवलांच में काम करती थी, उसको ज्वाइन किया। पहली ज्वाइनिंग मिली मनाली, हिमाचल में, जहां से जम्मू कश्मीर, सियाचिन और हिमाचल के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्ट होते रहे। लेकिन कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वो पहाड़ी थे। उनकी रगों में उत्तराखंड का खून था। उन्होंने बचपन से ही इस तरह का परिवेश देखा था। 2004 में चंडीगढ़ और 2006 में मिसाइल प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र से नैनोटेक में PhD भी पूरी की। इस वक्त डॉक्टर संजीव जोशी दिल्ली में सचिव DRDO के प्रौद्योगिकी सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। अपने कार्य के साथ साथ ही वो उत्तराखंड की अनेकानेक प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। इतने ऊंचे पद पर काम करने के बावजूद वो इतने ज़मीनी हैं कि वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। DRDO द्वारा इस समय हल्द्वानी में कोविड अस्पताल बनना था। इसको बनने में डॉक्टर संजीव का विशेष योगदान है। न मौसम की परवाह, न किसी बात का डर। वो निरंतर देश की सेवा में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड ऐसे योद्धाओं पर गर्व महसूस करता है, और ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम JJN आपको मिलाने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड के डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, जिनका DRDO की दवा 2DG क्लिनिकल ट्रायल में महत्वपूर्ण योगदान है। 3 फेज के बेहद जटिल क्लिनिकल ट्रायल को न्यूनतम समय में देश भर के 47 अस्पतालों में सफल परीक्षण कराने वाली टीम में डॉक्टर संजीव कुमार जोशी भी शामिल हैं। डॉक्टर संजीव कुमार जोशी जी सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रौद्योगिकी सलाहकार पद पर अभी दिल्ली में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर JJN न्यूज़ में आपका। सर, आपके सफ़र की शुरुआत फिजिक्स के प्रवक्ता से हुई थी, जिसके बाद आपने MTech किया था। तो सर, हल्द्वानी से DRDO तक के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। बाल विद्या निकेतन एक स्कूल है रामपुर रोड में, आपने देखा होगा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा वहाँ से ली मैंने। फिर उसके बाद HN इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ा। उस HN इंटर कॉलेज से पढ़ने के बाद मैंने MB इंटर कॉलेज में पढ़ के ग्रेजुएशन एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नैनीताल से किया फिजिक्स में। फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यहाँ जब आया तो मेरे को उस समय MTech करना था। तो MTech करने के दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं HN इंटर कॉलेज जहाँ मैंने खुद पढ़ा है वहाँ मैं पढ़ा सकूँ, और फिजिक्स मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट था। तो और वो मौका मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था कि जितना मैं एक स्कूल का विद्यार्थी होने के नाते मैं जो उनको समझा सकता था या जो पढ़ा सकता था वो मैं पढ़ाऊँ। तो वो मौका मैंने छोड़ा नहीं और मुझे मिल भी गया। तो इस तरह से मेरी पहली नौकरी की शुरुआत मैं कह सकता हूँ एक फिजिक्स के प्रवक्ता के तौर पर हुई HN इंटर कॉलेज में। अच्छा सर, इतने बड़े संस्थान में प्रौद्योगिकी सलाहकार के पद पर कार्यरत होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो सर कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? जिम्मेदारियाँ, जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं, एक ऑफिसर की पोस्ट में जाते हैं, तो जिम्मेदारी उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। जब मैं पहली बार गया तो मनाली में एक स्नो एंड अवलांच के एक इंस्टीट्यूट है DRDO का, उसमें काम किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर मिसाइल्स में मैंने काम किया। कुछ लंबे टाइम तक वहाँ काम करने के बाद फिर यहाँ मैं टेक्नोलॉजी एडवाइज़र के तौर पर काम किया है। यहाँ पर जो भी मुझे कार्य मिले हैं, जो DRDO के सचिव द्वारा जो भी उनको लगता था कि जो भी ये काम ये ऑफिसर कर सकता है, तो वो सारे काम मेहनत से और लगन से किए हैं।
और शायद यही एक तरीका था। सारी जो भी जिम्मेवारियां मिले, कोई भी चुनौतियां मिले, आज भी कोई चुनौती मिलती है तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के काम करता हूँ। शायद यही चीज़ है जो हमेशा हमें सही रास्ता दे करके कुछ करवा देती है। सर, जिस समय ये दवा बन रही थी तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था कि ये दवा आगे जाके कामयाब होगी नहीं होगी? इस दवा के बारे में जब दवा पर काम चल रहा था, एक्चुअली मैं दवा को मैंने ईजाद नहीं किया या दवा के एप्लीकेशन को मैंने ईजाद नहीं किया है, ये कहना गलत होगा कि मैंने किया है, क्योंकि उस काम को करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और एक डॉक्टर सुधीर चांदना, जो हमारी एक इनमास करके एक संस्थान है हमारा DRDO का, जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज जो दिल्ली में है, उसमें उन लोगों ने काम किया। और इस पर एक उन्होंने जब हमारे सचिव DRDO सचिव हमारे अनुसंधान विकास विभाग के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जब उन्होंने कहा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, DRDO क्या कर सकता है इस कोविड से निपटने के लिए, तो इनमास से भी पूछा गया, तो इनमास में बताया कि हम ये दवा बना सकते हैं, इस दवा में ये एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कोविड के अगेंस्ट भी काम कर सकती है, क्योंकि इसका एक्शन मैकेनिज्म ऐसा है। क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक कैंसर ड्रग के की तरह से काम चल ही रहा था, तो उन्होंने और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसलिए उस पर काम शुरू किया गया। और उस पर एक अच्छा विश्वास तो था ही कि वो इसके लिए काम कर सकते। तो इसके लिए इनिशियली क्लिनिकल ट्रायल से पहले एक CCMB करके, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक हैदराबाद में एक संस्थान है, वहाँ पर इस पर टेस्टिंग की गई। जो ये मॉलिक्यूल है उसको वायरस पर डाला गया, तो देखा गया वायरस पे इसका एक इम्पैक्ट पड़ा और वायरस में काफ़ी हद तक समाप्त होने लगा। तो कहने का मतलब है ये जो है वायरस के रेप्लिकेशन को, इसके डुप्लीकेशन को रोकता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और उससे हमको लगने लगा कि हाँ, तो मार्च के महीने से ही हमको, मार्च अप्रैल के मिड तक हमको ये महसूस हो गया था कि ये दवा काम करेगी। तो उसके बाद से हमने बाकी ट्रायल स्टार्ट किए। सर, 29 अप्रैल 2020 को आपने एक पत्र लिखा था जिसमें कुछ नामचीन हॉस्पिटल थे, उसमें रिसर्च की आपने अनुमति मांगी थी। तो सर, उस पत्र में आपने क्या लिखा था? उसमें रिसर्च की अनुमति नहीं मांगी थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, जब मैंने आपको बताया अभी कि जैसे CCMB हैदराबाद में जब हमने उसका इनिशियल ट्रायल किया कि वो काम करती है उस विषाणु पर, उस वायरस पर, कोविड वायरस पर, जब हमने देखा कि काम करती है, तो फिर उसके बाद हम DCGI पे गए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि आप अपने क्लिनिकल ट्रायल कीजिए। तो क्लिनिकल ट्रायल जब करने थे, तो उसके लिए हमें देश भर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो एक ही जगह पे ना हो, कुछ यूपी में हो, कुछ मध्य प्रदेश में हो, कुछ महाराष्ट्र में हो, ताकि हमें वैरायटी ऑफ स्ट्रेन और वैरायटी ऑफ पेशेंट्स पे हमको काम करने का मौका मिले और हर एक वैरायटी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स उसमें किए जा सकें। और उसको करने के लिए मैंने एक उस समय, क्योंकि ये मेरे लिए एज ए टेक्नोलॉजी एडवाइजर, मेरे लिए एक तकनीकी प्रबंधन या प्रौद्योगिकी प्रबंधन, जिसको आप इंग्लिश में अगर आप समझें तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उसका एक हिस्सा था कि कैसे उस टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट के लिए साइंटिस्ट जिसने काम किया उस चीज़ को एंड प्रोडक्ट की तरह लाया जा सके। तो उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा था। तो उसके जवाब में 30 तारीख को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत पत्र लिख करके सारे अस्पतालों को आदेश दिया था कि आप तुरंत ही इस पर अमल करें और हमें बताएं कि क्या काम हुआ। बेसिकली टेस्ट करने के लिए इथिकल कमेटी का एक अप्रूवल होता है। हर हॉस्पिटल में जब काम करना था, आप दवा ऐसे ही क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक टीम होती है वहाँ, जो महीना 2 महीने में वो अप्रूव करती है उनको कि किस दवा का ट्रायल होना है। और इसके हमने वहाँ लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को, उसके कारण हमारा कम समय में हमारा काम स्टार्ट हो गया। तो इससे हमको फ़ायदा मिला कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को जल्दी कर पाए। ऐसे ही महाराष्ट्र में और बाकी शहरों में भी हमको इसी तरह से पत्र लिखने से हमको ये काम हुआ कि वो चीज़, और उसके बाद रिलेशंस, जब आप बात करते हैं किससे कैसे बात है, उससे हमारा काम जल्दी हो पाया, संभव हो पाया। सर, ये DRDO कोरोना काल में बेहतरीन सेवा दे रहा है अभी, तो आपका इसमें कितना योगदान है और आपकी इसमें भूमिका क्या है? इसमें अपनी भूमिका को करना कहते हुए मैं DRDO की भूमिका के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि DRDO एक है, संगठन एक है, संगठन में बहुत सारे लोग
टीम होती है, मैं अपने आप को टीम का एक हिस्सा मानता हूँ, तो इसलिए सभी ने इसमें काम किया। और इसका जो लीडर पे बहुत का एक प्रभाव होता है। जैसे हमारे लीडर हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उन्होंने एक जिस तरीके से इस पूरे कोरोना के समय पे जिस तरह से चीज़ों को देखा, वो एक अलग किस्म की चीज़ थी, जिसमें जब 30 जनवरी 2020 को, मेरे ख्याल से 30 जनवरी है, उस दिन देश में पहला कोरोना का मरीज देखा गया था। तो उस समय से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे और करीब 28 फरवरी के आसपास से हमने फर्स्ट सैनिटाइजर बनवाने का काम शुरू किया था। हमको लगा कि सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट बहुत हैवी रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो हमने अपनी DRD ग्वालियर में एक लैब है, उससे सैनिटाइजर, सिफीज है एक हमारी दिल्ली में, उनको सैनिटाइजर बनाओ वो WHO के फार्मूला के हिसाब से, देन इसको इंडस्ट्री को भी दो, इंडस्ट्री से कहो कि ऐसे बनाना है, तो उनको वो टेक्नोलॉजी, उस काम को कैसे करना है वो उनको बताया, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज उसके लिए तैयार नहीं थी। तो उस तरह से हमने स्टार्ट किया। ये सैनिटाइजर की बात की, तो एक तरह से हमने 3 पोर्शन पर काम किया, प्रिवेंशन, टेस्टिंग और तीसरा क्योर। अगर प्रिवेंशन में कहें, जैसे मास्क हैं, जब आप देखेंगे आपने मार्च तक हमारे पूरे देश में ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार मास्क पर वीक बनते थे। ऐसे ही जो PPE किट है, बहुत ही मतलब स्पन बॉन्ड की बहुत ही हल्की क्वालिटी की, वो करीब 3-4 हज़ार PPE पर वीक बनती थी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी और हमारे इंडस्ट्रीज उसके लिए तैयार नहीं थी। तो उसके लिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना और उसके लिए कैसे उन कंपनीज के साथ काम करना और उनको कैसे विश्वास दिलाना कि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, और उस काम को कैसे करना है, मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। जैसे मास्क है, कोई भी मास्क को आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे N95 है, N95 के अलावा हमने N99 मास्क भी बनाए, जो 99% वायरस को फिल्टर कर देते हैं। तो इस तरह से हमने उसके लिए पैरामीटर सेट किए। ऐसे ही PPE है, PPE में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, हमने देखा कि उसमें कोई भी कोविड का विषाणु उसके अंदर पार न कर पाए, और जो डॉक्टर है या पैरामेडिकल स्टाफ है या वार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको उनका कंफर्ट भी ना जाए। तो मतलब ब्रीदेबिलिटी भी चाहिए थी और ये भी चाहिए था। सर, आपने सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया है, तो इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया था? एक्चुअली कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर जो है, उसमें क्या, जब हम शुरू में, जब लॉकडाउन था 2 महीने का, 2 महीने के लॉकडाउन में कोई भी नहीं आ रहा था, हमारे दिमाग में केवल कोरोना से कैसे लड़ें, लोगों को कैसे बचाएं, वो एक आइडिया था। दूसरा, क्योंकि लोग कम थे और हर एक आदमी एक ही सैनिटाइजर की बोतल को 10 आदमी 20 आदमी यूज़ कर रहे थे। तो हमको लगा कि अगर ऐसे करेंगे तो वो जो कोरोना का वायरस है वो तो सैनिटाइजर बोतल में भी लगेगा और उससे इन्फेक्ट बाकी लोगों को भी करेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाएं जो हाथ को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख करके आपको पर्टिकुलर जो अमाउंट है आपका 3 ml या 5 ml वो उसको डिस्पेंस करे। तो इस थॉट प्रोसेस को लेते हुए हमने कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया था। हल्द्वानी के DRDO के बारे में आप कुछ बता दीजिए। तो ये हॉस्पिटल जब बनाना था तो सबसे पहले ज़मीन कहाँ देखी जाए। ज़मीन इतनी चाहिए थी कि वो जो मेडिकल कॉलेजेस के बगल में हो, मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बगल में हो, इतनी जगह होनी चाहिए। उसमें एंट्री एग्ज़िट के लिए इतना एरिया होना चाहिए, एंट्री एग्ज़िट हो, वहाँ पर कार पार्किंग की सुविधा भी हो सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। खाली हॉस्पिटल नहीं बनाना, तो उसके आगे जो पैराफेरनेलिया होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर हॉस्पिटल के जगह चूज की। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें बहुत सहयोग मिला, हमें उत्तराखंड सरकार से भी सहयोग मिला, और जिसके कारण हाँ, समय पे तो नहीं कहेंगे, कुछ समय लगा हमें, उसके बारे में मैं आपको दिन में भी बता चुका हूँ कि क्योंकि बीच में काफ़ी तेज़ बारिश आई और चक्रवाती तूफान गुजरात और उन जगहों पर आए जहाँ से हमारे ऑक्सीजन टैंक आने थे। तो फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों में इस समय पे काम हुआ और अच्छे से काम हुआ। आज आप लोगों ने देखा भी, हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और मेरे ख्याल से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं बोलूं तो आपने ट्विटर अकाउंट पे अपना नाम साझा किया है कि @DR_SK जोशी भी साझा किया है। मेरा पर्पज़ ये था कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उत्तराखंड के यंगस्टर्स हैं, उनको कैसे सभी, चाहे वो
जिसने साइंस किया है या इंजीनियरिंग से किया है या कोई और हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ रोज़गार, कुछ नया रोज़गार करना, नया काम करना चाहते हैं और लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, वो कैसे किस तरह से डायरेक्शन पकड़ें और उनके कुछ सुझाव हों या मेरे कुछ सुझाव हों, तो दोनों तरीके से हम आदान प्रदान कर सकें। और आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों को कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और स्पेशली वैज्ञानिक को, वैज्ञानिक का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक जब तक समाज के साथ नहीं जुड़ेगा वो समाज के अंदर सीप इन नहीं कर सकता। उसको अंदर इस तरह से सीप इन करना है ताकि आपने जो मैंने समाज से जो लिया है वो समाज को वापस भी कर सकूं। सर जाते जाते मेरा एक सवाल है आपको कि आपकी बुक आने वाली है सर, उस बारे में कुछ? जैसे कोरोना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जो मैं अपने मन से, जो मेरे दिल से निकली हुई जो भी चीज़ें हैं, मैंने उसको कविताओं के माध्यम से मैंने पेश किया। सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप 4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। ज़्यादा लोग बीमार थे, दवाएं कम थी या बेड कम था या कोई भी चीज़ें कम थी, तो उस समय मेरे मन से जो भी निकला वो मैंने उसको लिखा। जी चाहता है, जी चाहता है उधार लूं कुछ समय के लिए, बाद से उसके बड़े बड़े पंख, और फिर विस्तार दूं उनको पूरा, उड़ूं यमराज के भैंसे के पीछे पूरी शक्ति से, और छीन लाऊं यमराज से सारी आत्माएं जो असमय ले गया युवा अधेड़ और वृद्ध शरीरों से, और डाल दूं जीवन माँ पिता बहन बेटी और पतियों में जो समा गए काल के गाल में पूरी महामारी में। मेरे ईश्वर बस एक ही वरदान चाहिए कि दे मुझे भी पंख बाज सरीखे, जी चाहता है। बहुत बेहतरीन सर। मैं बचपन से ये देखता था कि मेरे पिताजी मेरे से या माँ और पिताजी ने मेरे को, जब मेरा बचपन है वो मेरा थोड़ा सा कष्ट में बीता बड़े इतना आसानी से नहीं बीता। तो बचपन में ऊन की गोलियां बनाकर और फिर उसके बाद मार्केट में ले जा करके उसको नरसिंहदास सुमन कुमार है हल्द्वानी में, उसके पास जा कर के वहाँ पर मम्मी के साथ जा कर के उसको बेचते हुए बीता और कठिन समय बीता। और आज जो कुछ भी है उनके आशीर्वाद से है और एचएन इंटर कॉलेज के टीचर्स के आशीर्वाद से है, और जो भी मेरे गुरु रहे हैं समय समय पर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स डिपार्टमेंट में, उन सभी के कारण आज जो कुछ भी है ये सब उनका है। थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। जेजेएन की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर।